हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साहिब डियर लर्नर्स ऑफ क्लास 11 चैप्टर चल रहा है मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी पार्ट 7 पर हम आ चुके हैं। यानी इससे पहले 6 वीडियोस हम कवर कर चुके हैं जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के हमने कवर कर लिए हैं विद द हेल्प ऑफ दीज नोट्स जिन्हें आप रिसीव कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो फ्री नोट्स अवेल कर रहे हैं, तो आप भी ये नोट्स जरूर लीजिए, क्योंकि ये जो नोट्स बनाए गए हैं वो इस तरह से फ्रेम किए गए हैं कि आपको क्वेश्चन की प्रॉपर लेंथ में आंसर मिल सके, आप ये भी समझ पाएं कि उस टॉपिक में एक्चुअल कंटेंट क्या होना चाहिए और बाकी की जो भी रिक्वायरमेंट्स आपकी होनी चाहिए वो सारी नोट से पूरी हो रही हैं। आज का जो मेजर टॉपिक है हमारा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, नॉर्म्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट कवर होंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि 10 स्लाइड्स हैं मेरे सामने यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट भी बहुत सारी चीजें हैं, तो पेशेंस के साथ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पार्ट है, पार्ट 7, ये पूरे चैप्टर का सेंटर है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी डिले के, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। बात करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। साइकोलॉजिकल टेस्ट की हेल्प से हम साइकोलॉजी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, जैसे कि लोगों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट एटीट्यूड्स क्यों होते हैं, उनकी पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, जो भी उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, सब कुछ अचीवमेंट्स, ये सब कुछ उनको हम उसमें कवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। जैसे अगर हम किसी पर्सन की फिजिकल इलनेस के बारे में जानना चाहते हैं, जब डॉक्टर जानना चाहते होते हैं वो क्या करते हैं, उसको रिपोर्ट्स के लिए भेजते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई होते हैं, तो हमें साइकोलॉजिकल स्टेट का पता चलता है पर्सन की, बच्चे की। अगर बच्चे के बारे में हम पता करना चाहते हैं, एजुकेशनल अचीवमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम उस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं वो इस तरीके से हमें हेल्प करते हैं। जब साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर्म किया जाता है तो बहुत जरूरी है कि इसके अंदर कुछ सर्टेन रूल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम पर्सन आके कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट बना देगा और आपको दे देगा और आप कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट को बनाने वाले लोग भी प्रोफेशनल होते हैं और कुछ टेस्ट तो ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड हैं, सदियों से चलते आ रहे हैं, सालों से चलते आ रहे हैं, तो वही यूज भी हो रहे हैं। हालांकि साइकोलॉजी में बहुत वर्क हो रहा है, तो नए टेस्ट भी बनकर आ रहे हैं, नए साइकोलॉजिस्ट भी बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन कई सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं जिनका जो काफी पॉपुलर रहे हैं, तो उनका हिंदी वर्जन या लोकल लैंग्वेज में जो भी हमारी लैंग्वेज होती है उस तरीके से उसका वर्जन क्रिएट किया गया है। जो इनका कंस्ट्रक्शन होता है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, क्योंकि आपको पता है साइकोलॉजी साइंटिफिक है, रिसर्च साइंटिफिक होती है और यहाँ पे सिस्टम फॉलो होता है, रैंडम कुछ भी नहीं होता है। इसके अलावा जो स्टेप्स इसमें इसके एनालिसिस में इन्वॉल्व होते हैं उसमें एक एक चीज पे बहुत ध्यान दिया जाता है कि क्या किस तरीके से टेस्ट बनाया जा रहा है, रिलायबिलिटी कैसे एस्टिमेट की जा रही है टेस्ट की, नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, वैलिडिटी कैसी है। पर ये वर्ड्स थोड़ा सा हमें यहाँ पे ट्रिक करते हैं कि रिलायबिलिटी क्या होती है, नॉर्म्स क्या होते हैं, वैलिडिटी क्या होती है। तो यही सब हम आज के इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले जानेंगे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होते क्या हैं। ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट में होनी चाहिए, जिन्हें हम अभी पढ़ेंगे। साइकोलॉजिकल टेस्ट किस किस तरह से हो सकते हैं, रिटन, विजुअल, वर्बल वैल्यूएशन, इस तरीके से हो सकते हैं। ओके, तो किसी भी फॉर्म में हमें टेस्ट हम बने हुए हमें मिल सकते हैं जिन पर हम वर्क करेंगे। शुरुआत करते हैं रिलायबिलिटी के साथ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अगर क्वेश्चन आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, तो जितना कंटेंट आपने अभी प्रीवियस देखा है स्लाइड में वो आपको लिखना है। ठीक, ये इस क्वेश्चन के आंसर की तरह से हो गया है। रिलायबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट चीज है और रिलायबिलिटी को हम अब समझेंगे। अ स्टेटमेंट अबाउट द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजरमेंट टेक्निक, रिलायबल टेक्निक्स यील्ड सिमिलर मेजर अपॉन रिपीटेड मेजरमेंट अंडर सिमिलर कंडीशन। थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज हो गई, हम आते हैं सिंपल लैंग्वेज की तरफ। रिलायबिलिटी जब हम बात करते हैं तो बनती है रिलायबिलिटी यानी रिलायंस, या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रस्ट। आप कहते हैं ना कि वो पर्सन बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, उससे अपनी बात मत बताना, मतलब जो ट्रस्ट वर्दी नहीं है उसको अपनी बात मत बताना, मतलब वो क्या करेगा, बात को लीक कर देगा। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जब हम किसी टेस्ट में रिलायबिलिटी देखते हैं तो मतलब वो टेस्ट वही रिजल्ट प्रोड्यूस करे जो उससे एक्सपेक्टेड है, उसमें चेंजेस ना आए। रिलायबिलिटी रेफर्स टू हाउ कंसिस्टेंटली अ मेथड मेजर समथिंग। आप किसी पर्सन पर भरोसा कब करते हैं, जब आप उसको लगातार और कई बार उसके एक्शंस में देखते हैं कि उसने उस ट्रस्ट की कंसिस्टेंसी को बनाए रखा। आप किसी भी पर्सन को एक बार में ट्रस्ट नहीं करते हैं, जब वो कंसिस्टेंसी बनाए रखता है तब आप समझते हैं कि हाँ, इसने कभी भी मेरी किसी बात को लीक नहीं किया है, मेरी किसी भी सीक्रेट को कभी रिवील नहीं किया है, तो ये पर्सन क्या है, रिलायबल है। बिल्कुल उसी तरीके से साइकोलॉजी में रिलायबिलिटी जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट में,
हाउ कंसिस्टेंटली अ मेथड मेजर समथिंग, कितनी कंसिस्टेंसी से वो मेथड जो मेजर कर रहा है, तब हम उस टेस्ट को बोलते हैं कि वो रिलायबल है। इफ द सेम रिजल्ट कैन बी कंसिस्टेंटली अचीव्ड बाय यूजिंग द सेम मेथड अंडर द सेम सर्कमस्टांसेस, तब हम इस मेजरमेंट को रिलायबल कहते हैं। मतलब हमने अगर कोई टेस्ट अप्लाई किया और उस टेस्ट को अप्लाई करने के बाद हमने सेम मेथड अप्लाई किया और सेम सर्कमस्टांसेस रखे, बदला कुछ भी नहीं। जैसे हमने एक स्टूडेंट के ऊपर कोई भी एक टेस्ट अप्लाई किया, ऑलराइट, और हमने अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में जब फिर से वही चीज करी तो हमें सेम स्कोर्स मिले, स्कोर्स में चेंजेस ना आए, तब हम कहते हैं कि वो जो टेस्ट है वो रिलायबल है। अब एक बात देखिए, जब हम किसी भी चीज का टेम्परेचर, किसी लिक्विड का टेम्परेचर हम चेक करते हैं, अपना आप बॉडी का फीवर चेक करते हैं, फीवर तो फिर भी फ्लक्चुएट हो सकता है डिफरेंट सिनेरियोज में, लेकिन अगर हम एक सेम टेम्परेचर लिक्विड का चेक कर रहे हैं, सैंपल लेकर, लिक्विड सैंपल लेकर सेवरल टाइम्स अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बॉडी के फीवर को हटा दिया, क्योंकि वो तो वेरी कर जाएगा और हमारे रिलायबिलिटी है थर्मामीटर की हम डाउट करने लगेंगे। लेकिन जो थर्मामीटर होगा वो बार बार सेम टेम्परेचर देगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो थर्मामीटर है वो क्या कर रहा है, टेम्परेचर को मेजर कर रहा है, तो दैट मीन्स थर्मामीटर रिलायबल है, वो उस लिक्विड को उसी टेम्परेचर पर वही टेम्परेचर बता रहा है, चेंज नहीं कर रहा है। तो रिलायबल जो है, रिजल्ट भी रिलायबल है, थर्मामीटर भी रिलायबल है, और ये कैरेक्टरिस्टिक क्या कहलाएगी, रिलायबिलिटी। ओके, इज इट क्लियर? मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन है तो ड्रॉप जरूर कीजिएगा यहाँ पे रिलायबिलिटी के बारे में। अब रिलायबिलिटी से ही एक टर्म जुड़ी है जिसे हम कहते हैं स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। जब हमें किसी टेस्ट के अंदर की रिलायबिलिटी निकालनी होती है, ये तो हमने एक्सटर्नल देखी, हमें उस टेस्ट के अंदर भी रिलायबिलिटी देख सकते हैं। तो क्या करते हैं, अ टेस्ट फॉर अ सिंगल नॉलेज एरिया इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। एक टेस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एंड देन बोथ पार्ट्स गिवन टू वन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम। द स्कोर्स फ्रॉम बोथ पार्ट्स ऑफ द टेस्ट आर कोरिलेटेड। हमने जो इसके दो पार्ट किए हैं उनको अलग अलग सिचुएशंस में दो ग्रुप को देते हैं। ओके, और जब इनके बीच में हम कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं, कोरिलेशन आप पढ़ के आए हैं पिछले वीडियो में, तब अगर हाई कोरिलेशन आता है इसका मतलब टेस्ट रिलायबल होगा। और इस तरीके से जो हम टेस्ट के दो पार्ट करके, और जब दोनों टेस्ट मतलब दो ही टुकड़े हो गए तो दो टेस्ट हो गए, दो टेस्ट को जब हम स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं और उनके बीच में स्कोर्स देखते हैं, जब हाई कोरिलेशन आता है तो इसका मतलब इसकी स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी भी इसके अंदर है। हाफ मतलब टेस्ट को हाफ करके हम करते हैं, ठीक है। स्प्लिट हाफ टेस्टिंग इज अ मेजर ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी। अंदर से ये कितना कंसिस्टेंट है कि अगर हमने मान लीजिए 1 से लेके 50 क्वेश्चंस हैं, तो हमने 1 से 25 और 26 से 50 को स्प्लिट करा, या हमने क्या करा, एक बार हमने ऐसे करा और दूसरी बार हमने क्या करा, केवल ऑड नंबर्स ले लिए 1 से 50 तक के, तो कहाँ तक हो जाएगा 49, और यहाँ पे हो जाएगा 2 से लेके 50 तक ओनली इवन नंबर्स। तो जब हमने अलग अलग सिनेरियो में भी करा तो इसकी रिलायबिलिटी बदली नहीं क्वेश्चन की, ठीक है ना। इस दो बार जब हमने इस तरीके से करा कि एक बार हमने हाफ हाफ करके टेस्ट स्कोर करा, तो स्कोर जो आया, तो इनकी जो भी कोरिलेशन आया मान लेते हैं आया +0.9, और जब हमने इस तरीके से करा तो भी +0.9 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको स्प्लिट करने पर भी इसकी रिलायबिलिटी बदली नहीं, तो मतलब जो टेस्ट के दो टुकड़े किए गए वहां पर स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी एग्जिस्ट करती है। और ये हमने पढ़ ही लिया कि स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी क्या होती है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैलिडिटी। जरा हेडिंग नीचे आ गई है नेक्स्ट वाले की। तो अब हम बात करेंगे वैलिडिटी क्या होती है। वैलिडिटी का मतलब होता है, जैसे आपके फोन के डेटा की वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो आप क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं, है ना। तो उसी तरीके से वैलिडिटी होती है कि हाउ एक्यूरेटली अ मेथड मेजर्स व्हाट इज इट इज इंटेंडेड टू मेजर। जो मेजर करने को दिया है क्या ये वही मेजर कर रहा है। मैं इंटेलिजेंस का टेस्ट अप्लाई करने लगी हूँ किसी पर और कोशिश कर रही हूँ कि मुझे पर्सनालिटी के स्कोर्स मिल जाएं, मुझे पर्सनालिटी के बारे में पता चल जाए, तो पहली बात जो टेस्ट है उसमें कमी है, राइट। यहाँ पे कमी टेस्ट में है, मतलब वो वैलिड नहीं है। अगर मैं ऐसा कर पा रही हूँ कि टेस्ट को अप्लाई करके दूसरे एस्पेक्ट पे भी वर्क कर रही हूँ जो कि उसकी इंटेंशन नहीं है, तो इसका मतलब टेस्ट में जो है इशू है, टेस्ट में वैलिडिटी का इशू आ रहा है, राइट। जब वैलिडिटी खत्म हो जाती है हमारे की सिम की, तो हम क्या करते हैं, तो हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो हमारा टेस्ट वैलिड था जिस चीज के मेजरमेंट के लिए, हाउ एक्यूरेटली अ मेथड मेजर व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर। क्या मेजर करने के लिए हमारा टेस्ट बना था, क्या ये वही मेजर कर रहा है या और भी चार चीजें साथ में मेजर करने लगा, तो हमारा टेस्ट गलत हो गया। टेस्ट की जो डायरेक्शन है ना वो ऐसे सीधे चलनी चाहिए, ये नहीं कि वो लेफ्ट राइट में आने वालों को भी अपने साथ लेके चल रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब वैलिडिटी में इशू है।
तो वैलिडिटी का मतलब सिंपली क्या मतलब होता है, इट प्रोड्यूसेस रिजल्ट दैट करस्पॉन्ड टू रियल प्रॉपर्टीज। जिस चीज के बारे में बात हो रही है, जिस चीज के लिए टेस्ट बना है, जो उसका एम है मेजर करने का, वही चीज मेजर हो रही है, तब वो टेस्ट हम कहते हैं कि वैलिड है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स और वेरिएशन जो भी चीज है, कुछ भी हो सकता है, हमारा टेस्ट किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हो सकता है, पर वैलिड तभी होता है। अब हाई रिलायबिलिटी इज वन इंडिकेटर दैट अ मेजरमेंट इज वैलिड। सिंपल सी बात है, अगर टेस्ट रिलायबल है तो मतलब वो वैलिड भी होगा। इफ अ मेथड इज नॉट रिलायबल, इट प्रोबेबली इज नॉट वैलिड। दोनों का बड़ा ही डीप रिलेशनशिप है। अगर टेस्ट रिलायबल है तो मतलब वो बार बार वही स्कोर प्रोड्यूस करेगा। लॉजिक है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। जब टेस्ट बार बार वही स्कोर प्रोड्यूस करेगा तो मतलब रिलायबिलिटी है, तो मतलब वो एक ही चीज पर तो बार बार वर्क कर रहा है, तभी तो स्कोर सेम आ रहे हैं। इसका मतलब वो टेस्ट ऑटोमेटिकली वैलिड है। तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का बड़ा ही सिंपल रिलेशनशिप होता है। अब जैसे हमने अभी थर्मामीटर का एग्जांपल लिया था, अगर डिफरेंट टेम्परेचर दिखाने लगे तो क्या होगा, तो उसकी रिलायबिलिटी खत्म हो जाएगी और इसी के साथ साथ उसकी वैलिडिटी पर भी सवाल उठ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिविटी। अगेन नीचे चला गया है, आपको नोट्स में सही से मिलेगा, ये आगे पीछे थोड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, केवल हेडिंग नीचे चली गई है। ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ पहले भी, ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी में भी बताया है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि मैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करूं, आप भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें, हमारी एज, हमारा जेंडर, हमारा इंटेलिजेंस का कुछ भी इम्पैक्ट उस पर ना आए। ठीक है, जैसे हमने स्पोर्ट्स से क्वेश्चन ले लिया, मैं मान लेती हूँ खुद को, हम टोटली आउट ऑफ दैट एरिया, मैं मान लेती हूँ कि आप भी उसके बिल्कुल बाहर हैं, पर हम दोनों ने किसी एक क्वेश्चन को टिक किया, तो आंसर को जब हमने टिक किया तो सिंपल सी बात है कि आंसर उसका एक ही होगा, चाहे हम हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी के हों, साइकोलॉजी के हों, मैथ साइंस किसी भी सब्जेक्ट के हों, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बदल पाएंगे, अपना लॉजिक नहीं दे पाएंगे कि नहीं ऐसा भी हो सकता है। तो टेस्ट वैलिड तब होता है, टेस्ट ऑब्जेक्टिव तब होता है जब उसका आंसर बदले ना, आंसर चेंज ना हो, एग्जैक्ट टू द पॉइंट वही बना रहे। तो जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी इवेंट पर स्टडी करते हैं, तो उन दोनों को सेम कंक्लूजन पे जब वो पहुंचते हैं, तब हम कहते हैं कि जो टेस्ट है वो टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी है, यानी कि वो पर्सन के, यानी टेस्ट एडमिनिस्टर करने वाले पर्सन की पर्सनल ट्रेट से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी एमसीक्यू हम ले लेते हैं, मान लीजिए जो भी हमने एमसीक्यू लिया है उसका A B C D ऑप्शन है। अब आपने कहा कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि एग्जैक्टली है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, डी भी तो हो सकता है, क्योंकि हमने साइंस में ऐसा पढ़ा है और इसका ऐसा लॉजिक है। इसका मतलब वो टेस्ट में प्रॉब्लम है। अगर मैं अपने लॉजिक देके इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ, तो सिंपल सी बात है कि प्रॉब्लम क्वेश्चन में है, प्रॉब्लम उस टेस्ट में है, जिसके आंसर को कोई दूसरा पर्सन भी आके कह गया। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात मैं यहाँ से आपको रिलेट कराती हूँ। आप लोग कई बार ऐसा होता है, आपको मिलता है बेनिफिट ऑफ डाउट, आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिससे बाद में इशू रेज हो जाता है कि नहीं ये तो गलत, ये तो दो आंसर सही थे, तो फिर क्या होता है, ऐसे में सारे बच्चों को उसका 1 मार्क मिल जाता है। ऐसे क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिविटी में प्रॉब्लम होती है कि भाई एक आंसर होना चाहिए था, आपने ऐसे दे दिए कि अब बच्चा बी लगाया है तो भी करेक्ट, डी लगाया तो भी करेक्ट, तो ऐसे में क्या होगा, उस क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिविटी पर डाउट उठ जाता है। ठीक है ना, तो ऐसा ये रियल सिनेरियो है, आपने देखा ही होगा, कभी ना कभी तो इतनी पढ़ाई करके आए हैं, कभी ना कभी आपको भी बेनिफिट और डाउट मिला होगा जब टीचर से गलती से क्वेश्चन गलत बन जाता था। ठीक है ना, तो ये होता है ऑब्जेक्टिविटी, जिसके बारे में हमने बात करी। नॉर्म का क्या मतलब होता है? नॉर्म का मतलब होता है नॉर्म्स। नॉर्म्स मतलब रूल्स। भाई कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं हर काम को करने के। उसी तरीके से स्टैंडर्ड और वैल्यू और क्राइटेरिया बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ अ, और मैं क्लीन कर दूं थोड़ा, इसकी वजह से हमारा नॉर्म पूरा छुप गया है। आते हैं वापस कि स्टैंडर्ड और वैल्यू और क्राइटेरिया बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल यूज्ड इन इंटरप्रेटिंग स्कोर्स ऑन साइकोलॉजिकल टेस्ट। जैसे अभी मैंने एमसीक्यू की बात की, अगर ये क्वेश्चन पेपर उठाकर हम फॉर एग्जांपल इंग्लिश टीचर को दे दें साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर जिसमें सिर्फ एमसीक्यू है, अगर उनके पास का एक आंसर की होगी तो वो बड़ी आसानी से उसको चेक कर लेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ नॉर्म्स हैं, अंडर सर्टेन नॉर्म्स उन्हें उसका इवैल्यूएशन करना है। तो इस तरीके से नॉर्म्स होते हैं जो कि एक अप्रूव्ड बिहेवियर को, या स्टैंडर्ड जिसको बोल सकते हैं, नॉर्म्स मतलब स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए हमें चलना होता है। तो क्या हमारा जो टेस्ट है उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है? जिसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि जैसे हमने रीजनल किसी बहुत छोटे हम कस्बे में या किसी टाउन में हम चले गए और हमने वहां पर अपना टेस्ट अप्लाई किया विदाउट थिंकिंग ट्वाइस
कि हमने जो लैंग्वेज अपने टेस्ट में यूज़ की है, क्या वो लोग वहाँ के लैंग्वेज को कवर कर पाएँगे? तो हमारा टेस्ट यहाँ पे फेल हो जाएगा, क्योंकि उसके जो नॉर्म्स हैं उसके साथ खिलवाड़ हो गया है। मतलब लोग केवल वहाँ अपनी क्षेत्रीय भाषा में या लोकल लैंग्वेज में आंसर कर सकते हैं, बट हमने उस टेस्ट को इंग्लिश में बना दिया है। तो ऐसे में नॉर्म्स ही यूज़ नहीं हो रहे हैं, मतलब नॉर्म्स पर वो खरा नहीं उतर रहा है हमारा टेस्ट, ठीक है? तो एक तरीके से रेफरेंस पॉइंट होते हैं जिनको ध्यान देते हुए हमें अपना टेस्ट और उसका आगे का काम करना होता है। ऑलराइट, तो ये हो गए नॉर्म्स। क्विकली रिकॉल करते हैं, अभी हमने बात की थी और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वैलिडिटी का मतलब होता है हाउ एक्यूरेटली, जब स्कोर्स में चेंजेस नहीं आता है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है हाउ एग्जैक्टली, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब बार बार भी हम उस क्वेश्चन को करें, आंसर वही रहे, कभी बदले ना। और रिलायबिलिटी का मतलब होता है वो चीज जो चेंज ना हो टाइम के साथ में, उसमें कंसिस्टेंसी बनी रहे, ठीक है? टाइप्स ऑफ टेस्ट पे आते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेपरेटली आपके एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स में मिनिमम पूछा ही जाता है। और मैं हमेशा कहती हूँ 3 से 2 मार्क्स का जब भी क्वेश्चन डिफरेंसेस में पूछा जाए तो 3 तो कम से कम आपको पॉइंट्स लिखने ही चाहिए। तो यही ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए स्लाइड बनाई है। और टेस्ट होते क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्ट को हम कई बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। लैंग्वेज, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफिकल्टी लेवल। सबसे पहले समझेंगे कि लैंग्वेज के बेसिस पर टेस्ट को कैसे कैटेगराइज किया जाता है। लैंग्वेज के बेसिस पर जो टेस्ट होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और थर्ड होते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट। ये तो अलग ही कैटेगरी होती है, बहुत आसान होती है। वर्बल टेस्ट में क्या होता है, वर्बल रिस्पॉन्स देना बहुत जरूरी होता है। वो ओरली भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ये जो टेस्ट होते हैं केवल लिटरेट्स पर ही अप्लाई किए जा सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो वर्बल रिस्पॉन्स आएगा तो उसके लिए पर्सन का सामने पढ़ा लिखा होना जरूरी है। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको ऐसे याद रखने होंगे, क्योंकि ये सब अभी तो आप यूज नहीं करने वाले हैं क्लास 11th में, लेकिन अपना एक पॉइंट बढ़ाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा। नॉन वर्बल टेस्ट में क्या होता है, एक इनकम्प्लीट पैटर्न हो सकता है, कोई फिगर्स हो सकती हैं जिन्हें पर्सन पढ़कर देखकर बता सकता है। जैसे कि हमने पूछा, हमने ये एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, आप बहुत आसानी से बता देंगे कि नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट क्या होगा, आपको पता है कि नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, बॉक्स आएगा। ये यहाँ पे सिर्फ लॉजिक तो लगाना है, लेकिन उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। तो ये इलिटरेट पर भी अप्लाई किए जा सकते हैं। यहाँ जब वर्बल टेस्ट की बात होती है तो जो चीजें होती हैं, जब हम लिखेंगे तो जाहिर सी बात है नॉलेज होनी जरूरी है, या बोल कर भी बताएंगे तो नॉलेज होनी जरूरी है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट रिलेटेड चीजें हो जाती हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड, ठीक है? मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, बाकी पॉइंट्स तो यही लिखने हैं आपको। नॉन वर्बल में क्या होता है, जाहिर सी बात है यहाँ पे पढ़ाई लिखाई वाला कोई इशू नहीं है, लेकिन दिमाग तो लगाना है, अब तक कॉमन सेंस तो हर कोई लगा लेता है। तो यहाँ पे कल्चर बायस रिड्यूस हो जाती है, यहाँ पे कल्चर बायस बहुत हाई होती है। अगर आप चाहें तो कल्चर बायस इज हाई, क्योंकि अगर हमने किसी इलिटरेट पर्सन के सामने वर्बल टेस्ट रख दिया, वो तो कभी दे ही नहीं पाएगा, ठीक है ना? तो ये उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। नॉन वर्बल टेस्ट एक इलिटरेट पर्सन के लिए एक मीडियम लेवल का टेस्ट होता है, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली लो होते हैं तो वो ये भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बताऊं, लेकिन जनरली लोग कर लेते हैं, ऐसा इम्पॉसिबल काम ये नहीं है। तो इस तरह की कुछ टेस्ट हैं जो आपको अगेन लर्न करने हैं, ये ध्यान में रखना है, पॉइंट बढ़ाना है तो याद रखना पड़ेगा। वैसे आप 12th तक आते आते ये सब कुछ यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। अब आते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट पर। परफॉर्मेंस टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो नॉन वर्बल का मैनिपुलेशन वाला पार्ट होता है। मतलब आप ये समझ लीजिए, जब मैंने एक कॉपी पर बनाया, एक कॉपी पर या एक ब्लैक बोर्ड पर ये चीजें बनाई, तो आपने भी मेरे हाथ से चौक ली और इसको बना दिया। यही काम जब मैं कार्डबोर्ड पे करूंगी, समझिएगा मेरी बात को, कि अगर मान लीजिए मैंने ये इस तरीके के जो सिंबल्स हैं उन्हें कार्डबोर्ड में बना लिया, यही नॉन वर्बल परफॉर्मेंस बन जाता है। कैसे, जब चीजें उठ के चलने लगती हैं या हम उन्हें उठ के मूवमेंट करा देते हैं। ट्राइंगल, स्टार आपके सामने बिखरे हुए हैं, ये पजल्स होती है ना, आपने पजल सॉल्व करी होंगी बचपन में, अभी भी आप करते होंगे। तो एक एक एग्जाम्पल होता है, जैसे वो आपने चूहे बिल्ली वाला देखा होगा, जिसमें कैट होती है, उसको हमें रैट के पास पहुंचाना होता है, वो उसको खा जाएगी। तो इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है और हमें कैट को रैट के पास पहुंचाना होता है। ये नॉन वर्बल टेस्ट का एग्जाम्पल है, कब, जब हम पेंसिल से कर रहे हैं। और एक हमारे पास परफॉर्मेंस टेस्ट का एग्जाम्पल होगा, कब, जिसमें कोई फिगर होती है और वो इनकम्प्लीट होती है और हमें उसके ब्लॉक्स को अलग अलग करके दिया हुआ है। तो परफॉर्मेंस टेस्ट नॉन वर्बल का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। फर्क इतना है कि यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता, हमारा हाथ तो पेंसिल पे मूव करेगा लेकिन वो चीज उठ के मूव नहीं करेगी। परफॉर्मेंस टेस्ट में वही चीज ब्लॉक्स की फॉर्म में, कार्डबोर्ड्स की फॉर्म में, पजल्स की फॉर्म में, टुकड़ों की फॉर्म में हमारे सामने होगी और हम उसको मूवमेंट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकता है टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे केवल पेंसिल पेन का यूज करके करेगा और पिक्चर्स को, इमेजेस को कंप्लीट करेगा। तो जब कैट रैट को पकड़ेगी तो वो नॉन वर्बल टेस्ट हुआ, लेकिन जब आप उठ के कुछ चीजों को हाथों से मैनिपुलेट करेंगे तो ये परफॉर्मेंस टेस्ट हुआ। अब क्योंकि परफॉर्मेंस टेस्ट है तो इसमें पढ़ाई लिखाई का कोई काम नहीं है, तो 100% इलिटरेट पे यूज की जा सकती है और डिफरेंट कल्चर्स पे भी की जा सकती है। भाई इसके लिए अलग अलग कल्चर होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और इस तरीके से यहाँ पे भी कल्चर बायसनेस कम होती है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल होती ही नहीं है, आप मान के चलिए। ये कुछ टेस्ट हैं, अगेन इन्हें लर्न कर लीजिएगा, जिसकी हेल्प से आपको परफॉर्मेंस टेस्ट के बारे में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है तो जरूर क्वेश्चन पूछिएगा। आते हैं इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट पर, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर है। वो लैंग्वेज के बेसिस पे थे, ये एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर है। या तो हम टेस्ट इंडिविजुअली अप्लाई करें या पूरे ग्रुप में टेस्ट दे दें, तो क्या फायदे और नुकसान होंगे? ऐसा टेस्ट इंडिविजुअल वाला एक बारी में एक ही पर्सन पर होगा, लेकिन ग्रुप टेस्ट कई पर्सन को एक साथ करेगा। अब जब एक पर्सन पे एक अप्लाई करेंगे और आपके पास 10 लोग हैं और आप एक पर्सन पर 1 घंटा लगा रहे हैं, तो 10 घंटे लग जाएंगे। जबकि यहाँ पर ग्रुप टेस्ट में क्या होगा, एक ही घंटे में 10 लोग कवर हो सकते हैं। तो टाइम कंज्यूमिंग है ये, लेकिन ये टाइम ज्यादा लेता है। ये वैसी वाली बात हो गई कि अगर हम एक कपड़ा धूप में 5 मिनट में सूखता है, तो 10 कपड़े कितनी देर में सूखेंगे? वो भी 5 मिनट में ही सूख जाएंगे, है ना। तो ऐसी बात हो गई कि इंडिविजुअल टेस्ट क्या है, एक पर्सन पर ही एक बार में अप्लाई होता है, ग्रुप टेस्ट कई लोगों पर होता है। यहाँ पे रेपो स्टैब्लिश करने में आपको मिलती हैं चीजें। आप बातचीत कर सकते हैं, फीलिंग्स, मूड्स के बारे में, एक्सप्रेशन के बारे में चीजें डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, आप तो पूरी क्राउड के साथ डील कर रहे हैं। इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, लिख सकते हैं, पॉइंट बढ़ा सकते हैं, मोर टाइम कंज्यूमिंग है, ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, ये भी आप लिख सकते हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग। आगे समझ ही गए होंगे, तो एक पॉइंट ये बढ़ा लीजिएगा। ये जो टेस्ट होते हैं, सब्जेक्ट को ओरल और रिटन फॉर्म में आंसर लिख सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। और ये क्या करते हैं, जनरली जो रिटन आंसर ही हो लिए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस में कन्वर्ट किए जाते हैं। लेकिन इंडिविजुअल टेस्ट में आप वन ऑन वन बात कर रहे हैं, तो आप कुछ ओरल भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप टेस्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही कवर करने पड़ते हैं। अब आते हैं डिफिकल्टी लेवल और टाइम। स्पीड टेस्ट और पावर टेस्ट, दो तरीके के टेस्ट होते हैं। स्पीड टेस्ट का मतलब ये हो गया कि आपको स्पीड बढ़ानी है, स्पीड में टेस्ट करना है, और जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो कम होगा। डिफिकल्टी लेवल यानी क्वेश्चंस का, जो टेस्ट के क्वेश्चन होंगे वो डिफिकल्टी लेवल लो होगा। यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल हाई होगा, तो जो टाइम है वो ज्यादा होगा, टाइम इज मोर। जब टाइम ज्यादा होगा तो डिफिकल्टी लेवल भी उसका हाई हो जाएगा। दोनों चीजें एक डायरेक्शन में चलती हैं। स्पीड टेस्ट देयर इज अ टाइम लिमिट भी होती है। जब स्पीड है ना तो हम उसको फास्ट करेंगे, और जैसे 150 डेढ़ घंटे के पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी ज्यादा लेंदी हो सकते हैं, इजी हो सकते हैं। और पावर टेस्ट का मतलब होता है कि आपको कंटेंट नॉलेज कितनी है, आप कोर कितना जानते हैं, किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट कितना जानते हैं, मतलब पावर कितनी है आपके पास टॉपिक की ये। और स्पीड टेस्ट में क्या होता है, आप किसी टेस्ट को कितना फास्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें मेजर की जाती हैं। तो ये था आज का क्लास। मैंने पूरी कोशिश की कि बहुत ज़्यादा लेंदी ना करूँ इस क्लास को, पर फिर भी थोड़ा सा वीडियो आपके हिसाब से लंबा हो ही गया होगा। पर ये जो वीडियो है, ये जो एक्सप्लेनेशन है, बहुत यूजफुल है आपके लिए। और नोट्स को रिसीव करना मत भूलेगा। यहीं पे मैं अपनी क्लास को एंड करती हूँ बिना किसी और एक्स्ट्रा बात के, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे मिलूंगी, जो कि लास्ट पार्ट होगा चैप्टर नंबर 2 का, और इसी के साथ हम चैप्टर 2 को कवर कर लेंगे। तो आई विल सी यू सून इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।